नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। आज चुनाव राजनीतिक खबरों के लिहाज से एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बीजेपी की नई टीम, नए बने अध्यक्ष, हालांकि इतने नई भी नहीं रह गए, 8 महीने हो चुके हैं, तो नितिन नवीन जी की नई टीम की घोषणा आज हो सकती है। उसमें से बहुत सारे नाम हमारे पास हैं, आप सुबह से इंडिया टीवी पर देख रहे होंगे। थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर इन नामों का ऐलान हो जाएगा। 7 महीने पहले पार्टी की कमान संभालने वाले नितिन नवीन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी पहली अग्नि परीक्षा उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव से होने जा रही है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा, तो इस लिहाज से, और आने वाले वर्ष में कई राज्यों के अंदर चुनाव हैं, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगा पाए, बाकी राज्यों के अंदर जहां सरकार है वो रिपीट कर पाए, जहां नहीं है वहां अच्छा कर पाए, इस सब के लिए जो टीम आज अनाउंस होगी, इसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। नितिन नवीन की 120 मेंबर वाली नई टीम ग्राउंड पर उतरेगी। नितिन नवीन की टीम में कई बड़े चेहरों की बात हो रही है, जिसमें सबसे चर्चित चेहरा स्मृति ईरानी का माना जा रहा है। उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। माना जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। इनके अलावा विनोद तावड़े और सुनील बंसल, ये बहुत हैवीवेट महामंत्री रहे हैं और वो इस टीम का हिस्सा रहेंगे, ये जानकारी भी हमारे पास है। और कुछ जो नाम जिनकी चर्चा है और जो हमें जानकारी है कि वो उनको नितिन नवीन की नई टीम में जगह मिलेगी, उनमें एक हरीश द्विवेदी का नाम है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद रहे हैं, ये भी महामंत्री बनने वाले हैं। और यूपी के ब्राह्मण फेस भी हैं, बस्ती से आते हैं। नितिन नवीन की टीम में एक और चेहरे की जगह बनने की बात हो रही है, उनका नाम संजय भाटिया है। संजय भाटिया मूलतः हरियाणा से आने वाले नेता हैं और एबीवीपी के से जुड़ाव से ये लगातार बीजेपी के साथ बने रहे हैं और कामयाबी हासिल करते रहे हैं। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं और पहले तरुण चुग को संगठन में लेने की बात आ रही थी, लेकिन अब ये चर्चा है कि उनकी जगह संजय भाटिया को तरजीह दी गई है। गुजरात से भी एक चेहरे को लाने की बात हो रही है। वडोदरा से लोकसभा के सांसद हैं हेमांग जोशी, उनके भी प्रमोशन की चर्चा है। नितिन नवीन की नई टीम में उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। हेमांग जोशी को यूथ को पार्टी के करीब लाने की जिम्मेदारी मिलेगी। संगठन से जुड़े कई पुराने नामों के हटने की या कटने की खबर भी है। नई टीम में बीजेपी के कई महामंत्रियों की छुट्टी भी होगी। इनमें दुष्यंत कुमार गौतम का नाम है, बंडी संजय का भी नाम माना जा रहा है, राधा मोहन दास अग्रवाल ये भी फिलहाल महासचिव हैं, इनको हटाने की बात हो रही है। संगठन में अरुण सिंह को कोई दूसरी जिम्मेदारी देने की बात भी चल रही है। तो नितिन नवीन की जो नई टीम तैयार हो रही है, उसका सबसे बड़ा चैलेंज है यूथ के साथ कैसे कनेक्ट बना पाना। इस वक्त अगर आप देखें हाल फिलहाल के माहौल में, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी टीम के ऊपर यही होगी कि युवाओं के सामने पार्टी के कामों को, पार्टी के संकल्पों को वो रखें और पार्टी के साथ उनको जोड़ पाएं। माना जा रहा है कि संगठन की नई टीम बनाने के बाद जल्द ही इसके बाद फिर सरकार में भी फेरबदल होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे नरेंद्र मोदी। ये सारी चर्चाएं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, समीर चौगांवकर जी आ गए। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। तो ये टीम वैसे तो अब तक अनाउंस हो जानी चाहिए थी, लेकिन नाम तो कई सामने आ गए। ऑफिशियली इसके अभी ऐलान होने की बात बस इंतजार हम कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमें ज्वाइन करेंगे, बस वो आपको बताएंगे अभी तक का पूरा अपडेट क्या है। अच्छा, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो एक बार देवेंद्र पहले बता दें अभी तक की क्या जानकारियां उनके पास पहुंची हैं। जी देवेंद्र, बहुत सारे नाम जो आप सुबह से बता रहे हैं उनका जिक्र मैंने कर दिया है। इनकी खासियत और कोई नए नाम और आपको पता लगे हो तो प्लीज बताएं। और नाम को लेकर सौरभ देखें कि महामंत्रियों में जो नाम, कुछ नाम ऐसे हैं जिनको ड्रॉप किए जा रहे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि स्वाभाविक तौर पर हट चुके हैं। जैसे बंडी संजय की अगर आप बात कर लें तो पहले की टीम में महामंत्री थे, फिर आप जानते हैं कि वो केंद्र में मंत्री हैं और उस लिहाज से बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद चलता है, तो ऐसे भी उनका वो हटना ही है। लेकिन ड्रॉप करने जैसे रूप में नहीं देखना चाहिए। दूसरी तरफ जब टीम बनी थी नड्डा जी की पहली, तो कैलाश विजयवर्गीय उस समय थे, लेकिन बाद में वो, अब हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। लेकिन ड्रॉप करने के लिहाज से अगर आप देखें तो ये सब नाम ज़रूर है कि चाहे अरुण सिंह की बात कर लें या फिर दुष्यंत गौतम की बात कर लें, ये सब वो नाम है जो कि ड्रॉप किए जा रहे हैं। मतलब पिछले महामंत्रियों की टीम में से कन्फर्म तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 2 तो ज़रूर रिपीट हो रहे हैं और 2 ही रिपीट हो रहे हैं। तीसरे के बारे में थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी। इसके अलावा बाकी सारे नाम जिनको हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बता चुके हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जो कि इस टीम में जिनको जगह दी जा रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि आज ये सूची आ जाएगी। टाइम को लेकर सौरभ निश्चित तौर पे वो सिर्फ एक अंदाजा और आकलन होता है, प्रेस रिलीज के तौर पर ही वो आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन नामों को बताया जाएगा। तो ऐसे में जब प्रेस रिलीज कब आनी है उसके बारे में टाइम के तौर पर यकीनन कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के दफ्तर के माहौल के हिसाब से अगर बात करें तो एकदम से जोश बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि नई टीम आ रही है। और जो सबसे बड़े चेहरे के हिसाब से सौरभ बात कर लें तो ये जरूर है कि इस नाम में जो सबसे बड़ा चेहरा है महामंत्री के तौर पर जो आ रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का।
सौरभ। अब जितने भी अभी तक जानकारियां आपको मिली हैं उसके हिसाब से कितना बड़ा परिवर्तन है ये बीजेपी के कोर टीम का? सौरभ, ऐसा नहीं है कोई बहुत क्रांतिकारी कुछ किया जा रहा हो, और संगठन में वैसा किया भी नहीं जाता है। देश भर में जो 40, 50, 60 अगर चेहरों की बात कर लें तो तकरीबन उसी तरह के नाम को एक तरह से शॉर्टलिस्ट किया गया था जो संगठन में अलग अलग जगह पर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय टीम एकदम से किसी नए नवेले को लाकर रख दिया जाए। तो जिन लोगों ने प्रदेश की टीम में काम किया है या राष्ट्रीय टीम में किसी अलग भूमिका में काम किया है, तो उन्हीं सारे नामों को लेकर विचार किया जाना था। जैसे मान लीजिए कि हिमांशु जोशी की बात कर लें तो ऑलरेडी गुजरात बीजेपी यूथ मोर्चा के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महामंत्री में हरीश द्विवेदी की अगर आप बात करें तो ऑलरेडी राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के यूपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, बिहार के प्रभारी रहे हैं, असम के अभी प्रभारी हैं। तो इसके अलावा स्मृति ईरानी की बात कर लें तो आप याद होगा कि बीजेपी के महिला मोर्चा की वो अध्यक्ष रही हैं, और उसके बाद का सफर हम सभी जानते हैं। तो कुल मिलाकर कोई बहुत क्रांतिकारी चीज़ किया जा रहा हो, ये हो भी नहीं सकता था, ये हो भी नहीं रहा है। ये कोशिश ज़रूर है कि ऐसे लोगों को तरजीह दिया जाए जिन्होंने संगठन में अलग अलग लेवल पर, छोटा लेवल हो बड़ा लेवल हो, लेकिन अलग अलग लेवल पर लंबे समय तक काम किया हो। दूसरा, व्यवहार में आक्रामकता ना हो, अहंकार ना हो, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बनाकर काम कर सकें और करा सकें। और तीसरी चीज़ ये कि मेहनत खूब कर सकें। जैसे अभी इस टीम की जो बड़ी बात ये रहेगी वो ये रहेगी कि आप देखेंगे कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके दौरे देश भर में बहुत ज़्यादा कराए जाएंगे, उस हिसाब से कार्यक्रम किए जाएंगे, उस हिसाब से उनके दौरे होंगे। तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत रहेगी। तो इन सारे फैक्टर्स के आधार पर इस सूची का चयन किया गया है, जिसमें कुछ पुराने नोटेड चेहरे होंगे और कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो कि बहुत सारे लोगों को नए चेहरे के तौर पर दिखेंगे। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। अब ये प्रेस रिलीज आ जाती है तो फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। देवेंद्र पराशर आपको मोटे मोटे जो बड़े नाम थे उनके बारे में वो बता रहे थे, और कौन से नाम जो है फिलहाल इस टीम के अलावा उनको कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो बड़ी जिम्मेदारी जिनसे संगठन से फिलहाल ली जा रही है वो भी उनका जिक्र भी आपने किया। शांतनु गुप्ता जी भी जुड़ गए हमारे सामने। बहुत स्वागत है आपका भी। पहले तो ये मैं आपसे एक सवाल पूछूं त्रिपाठी जी, एक दो लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको बीजेपी की नई टीम में? हर पार्टी में जब बदलाव होते हैं सबकी तो बात आप लोग नहीं करते हैं, बीजेपी की टीम बदल रही है, इसमें ऐसा क्या खास है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अगर है और उसकी नेशनल टीम बदलती है तो उसमें रुचि तो सबकी रहती है। अगर कांग्रेस की भी प्रेसिडेंट बने और पूरी टीम बने तो हम लोग बात करेंगे। बीजेपी में अभी हम क्यों ज्यादा बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो इसलिए ज्यादा बात कर रहे हैं कि एक नवीन प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसे समय में हम ये चर्चा कर रहे हैं जब उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल सर पर है। ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं जब सरकार के तौर पर दिख रहा है कि कई तरह के, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा असहजता हो रही है, थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि अरे यार ये वाला करंट अब थोड़ा सा मिसिंग है क्या, उस दौर में हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको बार बार मैं 2024 से एक शब्द कहता था, पीढ़ीगत परिवर्तन, तो शायद उसमें बीजेपी संघ के निर्णय लेने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी धीमी होती है, तो वो हुआ। आप सोचिए 7-8 महीने बाद भी, और आज भी ये पक्का नहीं कि कितने बजे वो सूची जारी हो जाएगी। सब अनुमान लगा रहे हैं कि आज सूची जारी हो जाएगी। हालांकि ये भी है कि अगर अभी शाम तक जारी होगी, जारी तो कभी हो सकती है, लेकिन आज नितिन नवीन जी का बाहर का भी कार्यक्रम का दौरा है, तो ये भी है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी का वर्कर है उसको, और सत्ताधारी पार्टी है, इस वजह से भी देश के लोगों को उम्मीद है कि क्या ये करने जा रहे हैं, किस तरह का बदलाव होने जा रहा है, और क्या जिसके हम पीढ़ीगत परिवर्तन की बात करते हैं वो अध्यक्ष में दिखेगा, या जो नीचे महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिव, नीचे की टीम आएगी उसमें दिखेगा। और एक बात मैं कहूं, नितिन नवीन के साथ, मतलब बहुत सी चीजों के साथ एक बड़ा बैगेज सा मुझे दिख रहा है, और वो बैगेज है युवा मोर्चा में जो उन्होंने काम किया है, तो उसके चक्कर में वो युवा मोर्चा वाले साथी न भर लाएं। मतलब एक खतरा है। जैसे यूपी की टीम कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही, अगर आप यूपी में लोगों से बात करेंगे तो बताएंगे कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है। अभी तक जो नाम आ रहे हैं वो नाम अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो वाला खतरा बढ़ जाए जिसको बार बार कहा जाता है ना कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप 2 जनरेशन गायब करके चेंज कर देंगे। तो जेनजी का दबाव बहुत ज्यादा ना हो जाए, ये शायद बचने की जरूरत बीजेपी। एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं बीजेपी का स्ट्रक्चर, पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, और उसमें कौन से पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके ऊपर सबसे क्रूशियल जिम्मेदारियां होती हैं। एक बार विजय जी अगर ये बता दें, हम लोग बाहर ही बात कर रहे थे, महामंत्री का रोल क्या होता है, वाइस उपाध्यक्ष का रोल क्या होता है, सचिव का रोल क्या होता है? देखिए, बीजेपी में सभी लोगों को अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी दी जाती है। तो अध्यक्ष के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, यदि पार्टी के संगठन के तौर पर देखें तो संगठन महामंत्री हैं। ठीक है, क्या उसमें बदलाव हो रहा है? वो तो वही रहेंगे, वो बदलाव नहीं हो रहा अभी तक, तो यही खबर है। बीएल संतोष जी रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक ये संभावना है, बाकी ठीक है, जब आ जाए लिस्ट उसके बाद आप थोड़ा
तसल्ली से बोलिए, है ना, लेकिन चांसेस यही है कि वो रह। विजय जी कह रहे हैं कि अभी तक आपने कह दिया संतोष तो जी ही हैं। हाँ वही है। नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ कि मेरा क्या सर, तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण, तो संगठन महामंत्री वो हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर होते हैं महामंत्री। महामंत्री एक्चुअली पार्टी, पार्लियामेंट्री बोर्ड बड़ी होती है महामंत्री। पार्लियामेंट्री बोर्ड तो है ही, अभी महामंत्रियों की बात, पार्लियामेंट्री बोर्ड तो ऊपर है सबसे, वो अलग तरीके से वो तो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको तो अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन महामंत्री जो है सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण राज्यों के प्रभारी भी वो होते हैं, नीतियों के तौर पर भी होते हैं, प्रवक्ता के तौर पर भी कई बार उनका इस्तेमाल पार्टी बड़े तौर पर करती है। और कितने होते हैं महामंत्री? आमतौर पर 8 रहते हैं, लेकिन वो बढ़ के 10 भी हो सकते हैं, 12 तक भी हो सकते हैं। वो कितनी आपको जरूरत है? 6 भी होते हैं, 6 से 12 तक, मतलब कितने जरूरत, कोई ऐसा फिक्स उसमें नहीं कर रखा है। जो सबसे महत्वपूर्ण रोल दिए जाते हैं वो महामंत्रियों को दिए जाते हैं। संगठन महामंत्री को भी आप एक तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड जैसा ही मान के रखिए कि वो अपने हिसाब से नीतिगत फैसलों पर प्रिंसिपल के तौर पर वो काम करते हैं। एक्चुअली सचिव जो है उनके बाद काम करते हैं जो नंबर 2 पर है, जिनको कम अनुभव है और उनको छोटे राज्य और जो बड़ी जिम्मेदारियां एग्जीक्यूशन की, वो सचिवों को दी जाती है। ठीक है। उसके बाद और लोग होते हैं, उपाध्यक्ष, और उसके बाद उपाध्यक्ष भी होते हैं। ये पार्टी को भी कई बार नहीं पता होता कि कौन कौन उपाध्यक्ष है। तो जिन लोगों को कहीं जगह ना मिले वो उन सारे बड़े लोगों को उपाध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है। तो पार्टी का हाल ये है। और इस टीम में यदि ऐसी की ऐसी टीम बन रही है तो इसमें प्रवक्ता भी बदलेंगे। प्रवक्ता बदलेंगे, बहुत बड़ी खबर है कि बदलेंगे भी, ऐड भी करने पड़ेंगे। मुझे लगता है बीजेपी के पास कमी भी है प्रवक्ताओं की, कमी भी है और बड़े बदलाव की संभावना वहां पर दिखाई दे रही है। इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है आज की टीम में वो उसको लेकर आए। लेकिन इस टीम में मुझे सबसे बड़ा बदलाव स्मृति ईरानी जी का लग रहा है। कि स्मृति ईरानी की वापसी, बहुत लंबे समय बाद, जब से उनको चुनाव हार रही हैं, उसके बाद से सरकार में नहीं आई, उसके बाद पार्टी में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं रही। हालांकि जो मुझे जानकारी मिली थी, स्मृति जी अपने स्तर पर बहुत काम करती रही हैं, वो एक्टिव रही हैं। हाँ, लेकिन पार्टी ने एक जो औपचारिक जिम्मेदारी के तौर पर उनको नहीं लिया। तो इस टीम में सबसे मजबूत वापसी स्मृति ईरानी जी की मैं देखता हूँ। दूसरी बात है, नितिन नवीन साहब आए हैं, नए अध्यक्ष हैं, पार्टी पूरी तरह से जनरेशनल चेंज पर चल रही है। तो क्या जनरेशनल चेंज की एक प्रॉब्लम ये भी होती है ना कई बार कि अब उनके साथ जो अनुभवी लोग आएंगे वो उनके डायरेक्शन में कितना चलते हैं, क्या वो अपने स्तर पर चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते। और अभी तक का अनुभव यदि टीम का देखें तो नड्डा साहब की टीम देख लें, उससे पहले अमित शाह साहब की टीम देख लें, तो वो सब लोग वहाँ पर यस बॉस के लोग हैं। कोई ऐसा नाम नहीं है जो उनसे बड़ा हो जाए, जो लीडरशिप हो। ठीक है। और नितिन नवीन साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी के। तो अमित शाह जी जो नाम तय करेंगे वो फाइनल हो जाएंगे। इसलिए मुझे बैगेज बहुत संभावना कम लगती है। बैगेज हर्षवर्धन जी जिस बात की चिंता कर रहे हैं वो बैगेज तभी होगा जब नितिन नवीन साहब की टीम होगी। अब वो तो नाम आएंगे तो पता लगेगा। सर, मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि जो एवरेज एज है उस पर भी ध्यान दिया गया है। शायद कोशिश ये थी कि 50 से नीचे रखी जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो वो अर्ली 50 तक शायद मेरा मतलब 2 लाइन बोल देता हूँ। आप देखिए, ये तो बड़ी विचित्र बात है ना कि जहां राजनीति में परिपक्वता ही 35-40 साल के बाद आती है, वहां मेन बॉडी में आप कह रहे हैं 50 से कम का आदमी होना चाहिए। कोई क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए। आप अगर ये कहें कि 40 से 60 के हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो ये आपकी एक अच्छी सोच को दिखाता है। लेकिन अगर आप कहें कि 50 से नीचे की, और देखिए पहली बात तो मुझे नहीं पता कि कौन लोग क्या होंगे, लेकिन जो नाम दिख रहे हैं वो नाम बड़े क्लियर कट दिख रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी में पिछले इसी 10 साल में, ये जो 10-12 साल है ना, उसमें जम के काम किया। स्मृति ईरानी को हम भले कह रहे हैं कि पार्टी का काम नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी जो जानकारी है, पार्टी ने उनको दिल्ली में, पार्टी ने उनको बंगाल में, पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश में, और पार्टी ने उनको ओवरसीज में भी बहुत जमकर इस्तेमाल किया है। अभी के समय में वो बड़ी जो कहे कि कारगर असरदार साबित होंगी। अब इसमें मैं संजय भाटिया का नाम देख रहा हूं। संजय भाटिया जो मोदी जी और खट्टर जी के बहुत विश्वस्त तो हैं ही, पूरी तरह से वो भी पार्टी संगठन के आदमी है। कोई वो वाला मसला नहीं कि हमारा प्रचार दिखे। हरीश द्विवेदी का जो महामंत्री के तौर पर नाम दिख रहा है, अभी भी वो इस वक्त तो राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान के स्थानीय निकाय को प्रभारी और असम के प्रभारी थे। बिना मतलब वो महामंत्री नहीं थे, फिर भी असम के प्रभारी थे। और वैसे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक रहे, तो इस नाते सब जानते हैं। लेकिन हरीश जी का जो जीवन शुरू हुआ है वो संघ से शुरू हुआ है। संघ में वो बस्ती में मुख्य शिक्षक थे।
तो एक तरह से अगर कहें तो बड़ा बैकग्राउंड चेक करके और ऐसे लोगों को जो संगठन का काम कर सकते हैं, जो लंबे समय तक काम करते रहे और 10-12 सालों में जिनको बहुत अभी महासचिवों में नए नाम तो अभी तक यही 3 रिपोर्ट हुए हैं, हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी और संजय भाटिया। सर ने बताया कि मोस्ट क्रूशियल पोस्ट यही है। खट्टर साहब के लिए सीट भी खाली कर दी थी। मतलब ये जीते थे 24 फिर खाली करी थी। हाँ, फिर है ना जी, क्योंकि हरियाणा का उसी साल चुनाव हुआ था। ओके समीर जी, कोई और कुछ और जानकारियां आपके पास हो? देखिए, एक तो पार्टी की हायरार्की देखें, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर मार्गदर्शक मंडल आता है सबसे पहले। तो 4 लोग हैं और चारों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी इस बात से संतुष्ट है कि उनको हटा नहीं रहे, भी वो बने रहेंगे मार्गदर्शक मंडल के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के साथ वो बने रहेंगे। सेकंड नंबर पर फिर अगर आता है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का अगर देखें आप, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से ही लोग मार्गदर्शक मंडल में जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं मार्गदर्शक मंडल में जा पाते, वो राष्ट्रीय 11 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वसुंधरा राजे जैसे उसके अंदर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बड़े लोग उसके अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी के। जय पांडा जैसे लोग भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उसके अंदर। जय पांडा पहले शिवराज सिंह नाम में चल रहे थे, सॉरी बात बोलिएगा, मतलब ये जो अब क्योंकि नाम ले दिया तो मुझे याद आया, ये कुछ अंडर यूटिलाइज लोग भी हैं इस पार्टी के अंदर। लगा था जब जय पांडा सरकार में आने, जय पांडा सरकार में आने वाले, उनके सरकार में आने लगभग तय है सरकार में। चुनाव के समय असम का प्रभारी, हाँ, और वो सरकार में आने के प्रदेश के भी प्रभारी रहे। पार्लियामेंटी बोर्ड उसके बाद अगर देखे तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंटी बोर्ड में काफी चेंज होगा। अगर पार्लियामेंटी बोर्ड देखे तो मुझे लगता है कि येदियुरप्पा बाहर हो जाएंगे इस बार, सत्यनारायण जाटिया वहां से पार्लियामेंटी बोर्ड से बाहर हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि इकबाल सिंह लालपुरा बाहर होंगे, सुधा यादव भी बाहर होंगी। सुधा यादव की जगह कोई दूसरी महिला पार्लियामेंटी बोर्ड में आ सकती है। जितने नीतिगत फैसले होते हैं और चुनावों में जो टिकट बढ़ते हैं वो सब सारे पार्लियामेंटी बोर्ड तय करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंटी बोर्ड तय करती है, क्योंकि शायद आपको याद नहीं होंगे कि ये लोग पार्लियामेंटी बोर्ड में थे। और उसके बाद अगर महासचिव की बात होती है तो महासचिव के अंदर तो चल ही रहा था काफी दिनों से कि दुष्यंत कुमार गौतम बाहर होंगे, राधा मोहन सिंह बाहर होने का चल रहा है। ये तय था कि भाई विनोद तावड़े बने रहेंगे, तरुण चुग की भी संभावना बने रहने की भी राज्यसभा में जाए। उसके अलावा जो अभी सुनील बंसल है वो तो बने ही रहेंगे उसके अंदर। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, मतलब आप बड़ी खबर बताते हैं, सबसे बड़ा 2-3 चीजें बड़े प्रश्न है कि क्या देवेंद्र फडणवीस पार्लियामेंट्री बोर्ड में आ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लेंगे। अभी कोई चीफ मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री? कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे तब नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो शिवराज सिंह चौहान को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया गया था। बाद में शिवराज सिंह चौहान बाहर कर दिए गए, नितिन गडकरी को भी बाहर कर दिया गया है। तो क्या इतने मुख्यमंत्री उसमें से योगी आदित्यनाथ है, देवेंद्र फडणवीस है, क्या वो पार्लियामेंट्री में किसी एक को पार्लियामेंट्री बोर्ड में? अकेले पूर्व अध्यक्ष हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रहे। अकेले पूर्व अध्यक्ष हैं गडकरी जी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है, बोल रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये भी देखने वाली बात है पार्लियामेंट्री बोर्ड के। हाँ, और क्या धर्मेंद्र प्रधान जो अब सरकार से मुक्त हो गए तो क्या संगठन में उनको लिया जाएगा? उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लेंगे। एक बड़ा प्रधान का तो बड़ा पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम है। धर्मेंद्र प्रधान को पार्लियामेंट में जगह मिलेगी, और क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे तो अनिल बंदोली का भी नाम चल रहा है कि अनिल बंदोली लंबे समय से मीडिया प्रभारी है, तो क्या अनिल बंदोली को प्रमोट किया जाएगा? क्या वो संगठन में महासचिव बनकर आएंगे या आने वाले दिनों में मोदी सरकार में दिखेंगे? अमित मालवीय का भी चल रहा है कि भाई सोशल मीडिया इंचार्ज जो वो भी हटाए जाएंगे, नई टीम आएगी। ये दोनों अपने रोल में बहुत लंबे समय से पूरे जब से मोदी सरकार, बिल्कुल लंबे समय से वो उनको हो गए वहां पर, तो ये टीम नहीं आने वाली है। आशीष शेलार का नाम चल रहा है कि आशीष शेलार महाराष्ट्र दिल्ली में लाया जा सकता है आशीष शेलार को। तो आशीष शेलार की तेज नेता है वो भी। हाँ, वो भी है। तो आशीष शेलार को क्या लेकर आया जाएगा? तो ये तमाम नाम चल रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम भी चल रहे हैं कि जिनको लगता है कि भाई महिलाओं के रूप में लाया जा सकता है। राखी राठौर के नाम की चर्चा भी चल रही है राजस्थान से कि उनको दिल्ली किसी रूप में लाया जा सकता है। इसके अलावा पाटीदार जो राज्यसभा सांसद है उसका नाम भी चल रहा है कि वही महिला है, ओबीसी है। बीजेपी पे ये प्रेशर होगा कि भाई इतना माहौल बनाया हुआ है महिलाओं के नाम पे महिला आरक्षण का, तो कुछ उनको ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन मिले, ये भी देखना भी तो चाहिए ना। नहीं, मुझे लगता है देंगे। जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड में आपने एक महिला रखी, जनरल सेक्रेटरी में आपने कोई महिला नहीं। पहले सरोज पांडे महिला थी जनरल सेक्रेटरी, अब सरोज पांडे नहीं है वहां पर, कोई महिला जनरल सेक्रेटरी नहीं है। तो इस बार स्मृति ईरानी जनरल सेक्रेटरी बनकर आ रही है, तो स्मृति ईरानी आ गई है वहां पर। तो क्या अब पार्लियामेंट्री बोर्ड में सुधा यादव की जगह कोई आएगा? राष्ट्रीय सचिव में पंकजा मुंडे, तो क्या उनकी जगह कोई और आएगा? 3 महिला राष्ट्रीय सचिव है। तो टीम देखना पड़ेगी क्या हो गया। मीडिया में क्या नए लोगों को लेकर आते हैं? 30 लोगों की टीम है मीडिया में, तो बहुत हटने वाले लोग उसमें से। जैसे राज्यवर्धन राठौर है, तो संभव है कि वो मंत्री बन चुके राजस्थान में। तो राज्यवर्धन मीडिया टीम में, हाँ, प्रवक्ता ऑफिशियल राज्यवर्धन राठौर
30 लोगों की दिखते मीडिया तो कहीं टीम नहीं, है। मैं तो- राज्यवर्धन राठौर राजस्थान में प्रवक्ता मंत्री है है, ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राजस्थान में शहनाज मंत्री हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राजीव प्रताप रूडी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। कई ऐसे लोग हैं जो प्रदेश में लौट गए राजनीति में और लेकिन वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए, लेकिन वो कभी टीवी डिबेट में नहीं आते। तो मुझे लगता है अब ऐसे लोग हैं जो नए लोगों को चलें ठीक है सर, एक बार शांतनु जी की बात भी आ जाए। शांतनु जी, अभी और यूपी का खास तौर पे जिक्र भी हो गया भाई, यूपी का इलेक्शन है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मतलब चुनौती तो वही है, तो जरूर है उसको देखते हुए ये सारे परिवर्तन जरूर हो रहे हैं। जो अभी नामों की चर्चा हुई उसमें एक तो जो कंसिडरेशन रहेगी बिल्कुल रहेगी, जो स्टेट्स होने वाले हैं उनको तवज्जो मिलेगी, और बाकी नामों की चर्चा करना देखिए भाजपा में खतरे से खाली नहीं है। हम लोग कुछ नाम, नितिन नवीन जब नाम आया तो हम लोगों की सारी अटकलें खराब हो गई, लेकिन जैसा अभी कहा कि मुझे कहते हैं जेन जी के हिसाब से बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा, ये लोग सब पर्दे के पीछे रहते हैं, आम आदमी इनको जानता भी नहीं है, हम लोग टीवी में डिबेट कर रहे हैं इसलिए इनके नामों की चर्चा कर रहे हैं। जेन जी वाला जो एंगल है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मंत्री जो पद पर रहेगा उनके लिए ज़्यादा है, यहाँ पे जेनजी उतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा। और खासकर भाजपा जितनी तरह की मेहनत कराती है, तो जिसने चुनावी राजनीति में काम करा होगा और जो हेल्थ वाइज फिट होगा, क्योंकि भाजपा बहुत ट्रैवल कराती है, बहुत सारा काम कराएगी। इस समय 5 राज्यों के 5+2 बल्कि 7 राज्यों के चुनाव है अगले साल, तो उस तरह से जो फिट होगा और जो चुनावी राजनीति में जिसने काम किया होगा, जिसने कंसल्टिंग कंपनीज के साथ, डेटा के साथ काम किया होगा, मेरे ख्याल से वो आपको लोग चेहरे दिखेंगे। अब जो थोड़ा मतलब टेक इक्विप्ड जैसे नितिन नवीन, जब नितिन नवीन का नाम आया तो मैंने कहा भी था कि उन्होंने जो भाजपा की कंसल्टिंग कंपनीज हैं 4-5, उनके साथ लंबे समय काम किया, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में, बिहार के चुनाव में, और वो लड़के बताते हैं कि उनको उनसे काम करना बड़ा कंफर्टेबल रहता है, उनको डेटा प्रेजेंट करना बड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो उस तरह के लोग भी आपको आप तो इतनी जगह जाते हैं, इतने अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों में जाते हैं, इतना बहस ही नहीं करनी पड़ती। अरे बाप रे, देखिए अगर भाजपा के नाम अगर कोई मतलब जेरोक्स भी लीक करा ले तो मारती है। यूपी वाले खुश हैं पहले यूपी के लोग खुश हैं नई टीम से? यूपी के लोग तो ठीक है, बल्कि मैं जब हर्ष भैया ने कहा तो मैं उसका थोड़ा विपरीत था। मैंने कई लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा खासकर जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बने वो खासकर पुराने लोग बने, जैसे इधर नवाब सिंह नागर, वो पुराने लोग बने और वो अच्छे ऐसे लोग हैं जो चुनावी राजनीति के बड़े लोग हैं। हाँ, लेकिन हाँ ठीक है, नामों पर देखिए कभी आपका सेटलमेंट हो ही नहीं सकता। नाम है जो प्रमोट हो सकता है, अरविंद मेनन, अरविंद मेनन मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री थे, 13 साल संगठन महामंत्री रहे, महामंत्री थे। और अभी जो पूरे देश के अंदर जितने कार्यालय बन रहे हैं, जो जमीन खरीदी जा रही है पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के कार्यालय के लिए, उसके इंचार्ज है वो। तमिलनाडु के इंचार्ज रहे, वो भी राष्ट्रीय सचिव है अरविंद मेनन। मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग नाम है वो। अरविंद मेनन केरला से आते हैं, लेकिन वो बनारस में पढ़े लिखे, तो वो कम से कम 8-9 भाषाएं बोल लेते हैं। वो बंगाल में भी कुछ क्षेत्रों के प्रभारी रहे, वो तमिलनाडु के प्रभारी रहे। डोसा बहुत अच्छा बनाते हैं और उनके घर जाएंगे आप तो आपको खाना बना के खिलाएंगे। डोसा बनाने के कारण ही वो भाजपा में आ गए थे, मतलब गोविंदाचार्य के लिए वो डोसा बनाते थे। और बाद में जब कप्तान सिंह सोलंकी संगठन महामंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो गोविंदाचार्य जी ने कप्तान सिंह को फोन किया कि राष्ट्रीय मंत्री हैं पिछले, बड़ा मजेदार किस्सा है उनका। कप्तान सिंह सोलंकी को गोविंदाचार्य जी ने फोन किया, संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश को, कि आपको एक लड़का भेज रहा हूँ, आप उसको संगठन में जिम्मेदारी दीजिएगा। तो उन्होंने पूछा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा अरविंद मेनन। अरे उन्होंने कहा वो साउथ का आदमी मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो गोविंदाचार्य बोला अरे बड़ा काम का आदमी है, संगठन का भी, और डोसा भी और अच्छा बनाता है, आपको डोसा खिलाएगा बना के, मुझे बहुत डोसा खिलाता है वो। फिर अरविंद मेनन को मध्य प्रदेश भेजा गया। कप्तान सिंह सोलंकी ने संगठन महामंत्री थे, तो अरविंद मेनन से कहा कि आप जबलपुर जाके संगठन का देखिए। बहुत मेहनत की अरविंद मेनन ने, बढ़िया किया। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो संगठन महामंत्री उस समय वो बने और लंबे समय वहां पर रहे, और फिर नेशनल टीम में उनको राष्ट्रीय सचिव करके लेके आए। तमिलनाडु के संगठन की जिम्मेदारी थी उनके पास चुनाव की। बस अब इसमें मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चित नाम स्मृति ईरानी जी का ही है, तो जरूर है उस पर बहस होगी, लेकिन ठीक है, वेल डिजर्विंग, बहुत काबिल हैं। क्या अनुराग ठाकुर आएंगे? कैसे 5 बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी वो देख चुकी हैं। अनुराग ठाकुर युवा है, अब सरकार में नहीं है, तो अनुराग ठाकुर की वापसी होगी संगठन में। समीर जी, अनुराग जी को आप फिर ये सुनेंगे दुखी हो जाएंगे। क्यों? अनुराग जी सरकार की राह जाना चाहते हैं, आप उनको संगठन। लेकिन अनुराग जी को यह भी पता है कि जिसको भी मोदी जी ने ड्रॉप किया तो कैबिनेट में दूसरी बार लिया। 10 साल मंत्री रह लिए, 10 साल रह लिए। अनुराग जी संगठन की राह नहीं जाना चाहते हैं, वो सरकार की राह जाना चाहते हैं। कौन नहीं चाहना चाहता है सरकार की राह? लेकिन संगठन में मैं कह रहा हूँ ना कि अब एक लेकिन अनुराग जी ऐसे जब अध्यक्ष पद छोड़ के मंत्री बनना चाहते हैं, उसमें अनुराग जी को क्यों बेचारे को जोड़ते हैं? क्यों नहीं? लेकिन अनुराग जी को यह भी पता है कि मोदी जी जिनको भी कैबिनेट से बाहर किया उसको दूसरी बार लिया नहीं है, तो उनको पता है कि कैबिनेट में तो अब वापसी मुश्किल है उनकी। चले आगे बढ़ते हुए, अब ये तो जब पूरी लिस्ट आएगी तो फिर हम युवा मोर्चा का अध्यक्ष कौन होगा वो बड़ा, ये नाम एक चल रहा है ना, हेमंत जोशी। हाँ जी बिल्कुल, तो वडोदरा के सांसद जो है, उसमें आपकी दिलचस्पी है? मेरा सवाल रह गया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था उस वक्त कि क्योंकि आप इतना ट्रैवल करते हैं और बीजेपी के लोगों से मतलब आपको पता भी, मतलब राब्ता भी रहता है, क्या आप फील करते हैं कि इस पार्टी का यूथ के साथ कोई डिस्कनेक्ट है, या ये बस हो गया जंतर मंतर तो ये बात हवा में आ गई? देखिए, जो जंतर मंतर का यूथ है वो पूरे देश के यूथ से अलग है, ये हमने देखा भी है और झारखंड के प्रोटेस्ट से दिखा भी। तो
तो विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स का, उनकी कार्यकलाप चलते रहते हैं। और उन्होंने जो प्रोफेशनल कॉलेज है जहाँ आप छात्र संघ नहीं बनाते थे, वहाँ थिंक इंडिया के नाम से प्रेजेंट है हर IITs में। मुझे कितनी बार होस्ट किया है, बल्कि वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम भी कराते हैं, कई बार AI पे, कई बार हैकिंग पे, कई बार इकोनॉमी पे। तो मैं नहीं कहूँगा कि उनका यूथ से कोई डिस्कनेक्ट है, हाँ, लेकिन जो इस तरह का यूथ है जो जंतर मंतर बन गया, तो वो अलग वैरायटी ऑफ यूथ है, जिसकी बातें, जिसकी रील, जिसकी गालियां, वो अलग अलग श्रेणी में आती है। शायद उससे उनका कनेक्ट नहीं है, तो उनके लिए उनको अलग तरह के लोग रखने पड़ेंगे। सतीश पुनिया का भी नाम इंपॉर्टेंट है सर, जो भी राज्यसभा गए, राजस्थान से जाट नेता है, राजस्थान वाले हाँ प्रदेश अध्यक्ष जो थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, राज्यसभा गए, तो या तो वो कैबिनेट में आएंगे या संगठन में लेंगे उनको, कि अभी यूपी के भी चुनाव है, मतलब हरियाणा के प्रभारी। चले 2-4 मिनट फिर यही बात कर लेते हैं ना। ये संगठन के बाद फिर सरकार की बारी है सर, संगठन की लिस्ट तो आ जाए ना, मतलब आ ही जाएगी, आज का दिन है ही, तो इसके बाद मतलब और ये जुड़ी हुई एक्सरसाइज है ना सरकार में परिवर्तन, बिल्कुल जुड़ी हुई है उससे। लेकिन मंत्रिमंडल का फेरबदल तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत सारे लोगों के सूट्स खराब भी हो गए, बन के आयरन करके नए फ्रेश बने हुए थे। कई 8 महीने में तो 8 महीने में तो पेट भी आगे पीछे हो जाता है। सही नहीं बात। तो वो तो कम ही हुआ, बढ़ता नहीं है इंतजार में। आपने ऐसा कहा तुरंत सांसें अंदर जाएंगी सब। लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी बहुत लंबे समय से वो मांग भी चल रही है, जरूरत भी लग रही है। 4 तो वैसे ही हटा दिए थे, अभी फिर कुछ और, अभी ये टीम आएगी तो उसमें कुछ आ जाएं, कुछ चले जाएं, कुछ इंतजार हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा, और इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए, 7 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरे आए, नए बदलाव हो सकता है। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मेन गुजरात में उत्तर बड़ा प्रदेश चुनाव खास होना तौर है, से, गुजरात है, और कौन से प्रदेश है, मणिपुर में, गोवा में, उत्तराखंड है, साल के एंड में हिमाचल में और गुजरात में, हिमाचल, गुजरात, सब हिमाचल, 7 राज्यों के 5 चुनाव। अभी हो जाएंगे। पर अब यदि होगा तो आपको फरवरी, मार्च। फेरबदल नहीं होने वाला कि हर 2 महीने में होने वाला नहीं, है। अब तो तो ये mid हो गया फाइनल, तो उसके हाँ, बाद हो फाइनल गया। फेरबदल। मुझे एक ऐसा- बात बताइए, मतलब मेरा आपको- मानना है कि पुनः जो भी अनुमान लगे, पुनः धर्मेंद्र प्रधान जी नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद मुंह की बात छीन ली, मैं यही बोल रहा हूं। शपथ लेते हुए दिखे। मुझे भी यही लगा। ये आपको मतलब मेरा अपना अनुमान है कैसा होगा। उसके बाद जिसको हायतोवा मचानी मचाए। तो अभी तो नहीं, हाय तो समीर जी का बोले issue कि नहीं जो है। ड्रॉप ये कर देते हैं वो नहीं विशेषाधिकार आते है, हैं। ये विशेषाधिकार नहीं, है अगर प्रधानमंत्री। अगर आंख वाली भी बातें हुई कि अभी आपने इस्तीफा लिया है, तो भाई शिक्षा नहीं, तो मंत्री कोई ऐसे- सरकार ने तो कभी ये बोला ही नहीं देखिए, कि किसी कमी की वजह से इस्तीफा लिया हम उस जा रहा है। वक्त भी कह रहे थे, और वो लोग भी उस हेमंत समय यदि बदल भी देते ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा होता, बिल्कुल मंत्रालय बदल दिया हेमंत जाता। सोरेन की तरह कोई सब कुछ झाड़ के खड़ा हो जाए दबाव से ऐसे ही, लेकिन इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन ने आज तक त्यागपत्र नहीं दिया। नैतिकता नाम की चीज नहीं। चलो धर्मेंद्र प्रधान में नैतिकता मजबूरी की सही, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लोग ऐसे ही कहते हैं, तो मजबूरी में नैतिकता आ गई। लेकिन चलो नैतिकता में सही कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं ना कि मजबूरी में हो गया, ये तो मजबूरी में हो गया, चाहे जो हो गया, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दिया। और मेरा यह मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस जो भी विस्तार होगा उसमें फिर से आपको सरकार का हिस्सा बने दिखेगा। मानते हैं समीर जी? आ सकते हैं। मुझे लगता है अगर संगठन में नहीं आया तो सरकार में आना तय है उनका। और अभी आपने कहा कि वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो नहीं आते नहीं, दोबारा। अब सब भाई अगर बिना जिम्मेदारी उनको के तो नहीं लगेगा- रहेंगे। नहीं, वो जिस तरीके से ड्रॉप हुए ना, वो कारण अलग है उनका। बाकी जो मंत्री परफॉर्म नहीं किए, उस हिसाब से मोदी जी ने ड्रॉप किया है। अनुराग जी के लिए ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से अगर किया है पीएम ने ड्रॉप, तो निश्चित रूप से परफॉर्म नहीं किया होगा तभी ड्रॉप किया है। अदरवाइज ऐसा तो होता नहीं कि पीएम ने ये भी ड्रॉप तो हो करे। सकता है ना कि एक शरारत समय करते के हैं। बाद आप घर में कभी सोफा के डायरेक्शन बदलते हैं कि नहीं बदलते? बदलते रहते हैं ना घर में। भाई हम नया अब फर्नीचर हमारे पास है ही सोफा। हाँ, कुछ भी नहीं करें तो हमारे बदल पास लेते ये कहते क्या हैं, हैं? बदल लेते हैं कि बदल आज लेते चलो ये वाला सिंगल वाला इधर रख दो, 2 वाला इधर रख और दो। दूसरा बड़ी पार्टी है, देखिए सर्कुलेशन भी करना पड़ता है। मंत्री बनना एक करियर का पीक भी है, तो सबको ही बनाना है। इतने सारे आपके पास इतने सांसद लोगों हैं। को एग्जैक्टली वो सभी लोग काम कर रहे हैं, हर किसी की महत्वाकांक्षा सर, नड्डा है। जी भले ही गुजरात से राज्यसभा है तो हिमाचल के, अभी नड्डा जी कैबिनेट मंत्री है, अनुराग हिमाचल से, 2 संभव नहीं था। ठीक है, नड्डा जी भले ही राज्यसभा आपने उनको गुजरात से भेजा, लेकिन है तो वो हिमाचल के ही, हाँ, वो एक रीजनल कोटा भी रहता है। तो उसमें वो संभव नहीं था।